आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम, है ना। किरचॉफ के नियम और विद्युत परिपथ। तो आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड्स में। इससे कम से कम मिनिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 मार्क्स के बनते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर देखा जाए तो बहुत स्कोरिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इसमें सबसे पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर में कुछ शब्दावली है, कुछ ऐसे टर्म हैं साइंस के जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो टर्म्स नहीं जानोगे तो फिर आगे की जो स्टडी है तो उसको समझने का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट नहीं होता, है ना। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो वर्ड्स हैं, है ना, जो वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, शब्द आएंगे, तो उनका मतलब ही नहीं पता होगा कि ये इसका क्या मतलब है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ना। हर चीज़ का अपना फिजिकल मीनिंग होती है। अब सेल वर्ड आ गया, सेल आया, है ना, तो उनको पता ही नहीं सेल क्या चीज़ है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, सेल हो गया, टर्मिनल विभवांतर हो गया, है ना, आंतरिक प्रतिरोध हो गया, तो ये एक शब्द आएगा, लेकिन इसका अर्थ हमारे दिमाग में क्या बनेगा, इसका सेंस क्या लेना है, पहले तो हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है। ये जो सेल है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर ऊर्जा देने का काम सेल करता है, ठीक है। हमारे घरों में भी ऊर्जा आ रही है, पावर हाउस से आ रही है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, है ना, पोल तक आती है, केबल लगाते हैं, अपने घर में ले लेते हैं। अब सर्किट के अंदर कहाँ से ऊर्जा दें, या फिर शादियाँ होती हैं वहाँ जनरेटर आ जाते हैं, किराए पर जनरेटर ले आते हैं कि नहीं ले आते हैं, तो जनरेटर लगा दिया तो ऊर्जा आ गई। लेकिन भैया एक परिपथ के लिए हम जनरेटर थोड़ी लगा पाएंगे, अपने मोबाइल के लिए क्या जनरेटर लेके चलेंगे साथ में, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक छोटे सोर्स की, ऐसा छोटा सोर्स जो इन छोटे छोटे सर्किट में ऊर्जा प्रदान कर सके, है ना। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने देखा एक डिवाइस होता है, एक युक्ति होती है जिसको कहते हैं विद्युत सेल, ठीक है। विद्युत सेल बेसिकली काम कैसे करता है, विद्युत सेल एक ऐसा यंत्र है, ऐसी युक्ति है, ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित कर देता है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, और उसके बाद उस ऊर्जा को परिपथ में बनाया रहता है, ठीक है ना। कैसे बनाया रहता है, आवेश को भेज करके, है ना। तो किसी परिपथ में आवेश का लगातार प्रवाह करने का काम कौन करता है, बैटरी करती है ना, विद्युत सेल करता है, ठीक। अब इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कैसा होता है। तमाम टाइप के सेल आपके मार्केट में मौजूद है, ठीक है ना। हम बात करते हैं, एक हमारे पास सेल रहेगा इस प्रकार से, ये हम उसकी संरचना बना रहे हैं, ठीक है। एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है। अभी एक एक की सबकी चर्चा की जाएगी, क्या होता है इलेक्ट्रोड, है ना। ये हमने क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, ठीक है ना, लटका दिए। अब इसमें एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं वो भर दिया गया, ठीक है। क्या भर दिया, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का अपना काम है, ठीक है। जैसे किसी परिपथ के अंदर जो सॉलिड होता है, आवेश प्रवाह करने के लिए तार वगैरह काम करते हैं, सेम बैटरी के अंदर विद्युत प्रवाह बनाए रखने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, वो कार्य करते हैं, ठीक है ना, अंदर बैटरी के आंतरिक रूप में। जैसे ही ये ऐसा केमिकल होता है जिसमें इलेक्ट्रोड को डालने पर एक इलेक्ट्रोड धनात्मक हो जाता है और एक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। अब धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रोड बन गए। मान लो आपका ये वाला इलेक्ट्रोड ऋणात्मक है और ये वाला इलेक्ट्रोड आपका धनात्मक है, ठीक है। ये धातु की
प्लेट होती हैं। काहे की प्लेट होती हैं? धातु की। ठीक है, ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है इसी को हम लोग वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत अपघट्य, अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये हमारे सेल की संरचना होती है। ठीक है, एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। माइनस वाला कैथोड कहलाता है और प्लस वाला एनोड कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल संरचना हो गई। अब हमें लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें डालते हैं इसके बाद ये तो टर्मिनल हो गए बैटरी के। ठीक है, जब हम एक तार लेते हैं और इस परिपथ को कंप्लीट करते हैं, है ना, तो कंप्लीट करने के बाद इसमें धारा प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इतनी बड़ी बैटरी तो हम परिपथ में बार बार नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बैटरी के लिए एक क्या किया गया? सिंबल बनाया गया। बैटरी बोलिए या सेल बोलिए, जब कई सारे सेल लगते हैं तो बैटरी बोल दिया जाता है ना, तो सेम बात होती है। तो अगर हम आगे इसके सिंबल की बात करें, ठीक है, कि इसका प्रतीक क्या होता है भाई? हर एक डिवाइस का हम लोगों ने क्या बनाया है? प्रतीक बनाया है ना। तो बैटरी के लिए हम लोग या सेल के लिए, अगर सेल है, ठीक है, तो आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा। ये है सेल। ठीक है, इसका एक टर्मिनल प्लस होता है और एक टर्मिनल माइनस होता है। ठीक है, अगर हम इसी को बैटरी कहें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक से अधिक सेल प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके एक से अधिक सेल का प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। ठीक है ना, छोटा वाला सिरा माइनस होता है, बड़ा वाला सिरा प्लस होता है। ये आइडियल है। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? जब धारा प्रवाह लेते हैं बैटरी से, आवेश को लेना शुरू करते हैं, तो आवेश अंदर से जब घूम के आता है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब कुछ ऊर्जा अंदर ही बैटरी के खर्च हो जाती है ना। तो वो भी दिखाने के लिए जिसकी वजह से अंदर ऊर्जा खर्च हो रही है उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो जो रियल बैटरी है उसका सिंबल ये होता है। आपको बस यही सिंबल याद रखना है। ठीक है, कि ये आपका सेल हुआ, इसी के साथ एक ऐसे करके आपको स्मॉल आर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इस प्रकार का जो सिंबल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल या बैटरी बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको परिपथ में बहुत सारे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसका प्रयोग आप करेंगे। बैटरी के लिए ई प्रतीक का यूज किया गया है। बैटरी के अंदर होता है विद्युत वाहक बल, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या वर्ड का यूज करते हैं? अल्फाबेट का ई का यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि सेल की संरचना ये हो गई, प्रदर्शित ऐसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल काम कैसे करता है, इसकी परिभाषा क्या है? ये कैसे जो है बैटरी के अंदर आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, तो इसके लिए हम समझते हैं एक अगला शब्द आता है जिसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? विद्युत वाहक बल की तरफ। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल अपने अंदर जो रासायनिक क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा से वो आवेश को एक परिपथ के अंदर निरंतर बनाए रखता है, उसको फ्लो कराता रहता है ना। तो जो रासायनिक ऊर्जा सेल को प्राप्त हुई थी उस ऊर्जा के माध्यम से वो आवेश को पूरे परिपथ में लगातार मोशन कराता रहता है, घुमाता रहता है। ठीक है, और ये सेल के द्वारा कार्य किया जाता है। इसलिए इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, है ना। सेल का ये विद्युत वाहक बल हो गया। अब परिभाषा अगर इसकी बताएं तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में मतलब सेल के साथ, सेल को नहीं छोड़ना, सेल के अंदर से भी आवेश को निकालना, है ना, पूरा सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अगर इसके लिए हम सूत्र लिखें कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो सेल के विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ई अल्फाबेट, कैपिटल लेटर का ई अल्फाबेट यूज करते हैं। ठीक है, सेल को मान लेते हैं कि W वर्क करना पड़ रहा है, W कार्य करना पड़ रहा है,
Q आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने के लिए, ठीक है ना। तो भैया कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना। तो मात्रक क्या बना, जूल प्रति कूलाम। या अगर हम इसका एसआई मात्रक की बात करें, है ना, तो जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक वो क्या होता है, वोल्ट। एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। कैसे ये काम करता है जरा परिपथ से समझते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक सेल है, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E है। दिशा हमेशा इसकी ऐसे बनाई जाएगी। सेल के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर होती है सेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से एक धारा निकली जिसको मैंने इस परिपथ के बाह्य परिपथ में, जिसका प्रतिरोध है कुछ, ठीक है, इसमें मैंने भेज दिया ऐसे, ठीक। इधर से करंट चली आई, यहाँ से होती हुई, 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 और सेल को क्रॉस करते हुए पूरे परिपथ में घूमती, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, परिपथ हो गया कि किस प्रकार से एक बैटरी को परिपथ के अंदर जोड़ दिया जाता है और वो कैसे कार्य करता है। कौन सा सिरा माइनस होता है, कौन सा सिरा प्लस होता है परिपथ के अंदर, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर, जब आप एक परिपथ के अंदर बैटरी के द्वारा ऊर्जा भेज रहे होते हैं, आवेश का प्रवाह कर रहे होते हैं, तो वो आवेश अलग अलग सर्किट के अंश भाग में से होकर गुजरता है ना। तो किस भाग में कितनी ऊर्जा खर्च होगी या वहाँ पे कितना उसका विभव अंतर है, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है, और वो किसी परिपथ के अंदर Q आवेश प्रवाहित करेगा, और Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए उसको W कार्य करना पड़ता है, W जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो E विद्युत वाहक बल वाली बैटरी है उसने W कार्य किया Q आवेश को प्रवाहित करने में, ठीक है। ये बैटरी द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। ये किसका कार्य हो गया, बैटरी का कार्य हो गया, ठीक है ना। बैटरी द्वारा कार्य, बैटरी द्वारा इतना कार्य किया गया, E बराबर W/Q वोल्ट में होता है। किसमें होता है, वोल्ट इसका मतलब होता है, ठीक। अब यही जो कार्य हुआ है, ये जो आवेश है, समान आवेश Q आवेश यहाँ पे चलेगा, यहाँ भी एक ही सीरीज में लगे हुए हैं, तो सब में Q आवेश ही जाएगा, ठीक है ना। तो Q आवेश अगर अलग अलग पार्ट में जा रहा है तो वहाँ पे जो ऊर्जा खर्च होगी वो भी अलग अलग होगी, है ना। तो अब जरा आपको देख लेते हैं कि जो हमारा परिपथ था उसके विभिन्न भागों में कितनी कितनी ऊर्जा खर्च होगी, है ना। यहाँ एक चीज़ तो पक्की है कि जो बैटरी द्वारा ऊर्जा दी जाएगी वही ऊर्जा तो खर्च होगी। तो कुल हमने जो कार्य किया है वो किया है W, और कुल हमने ऊर्जा जो आवेश प्रवाहित कराया है वो Q आवेश सब में जाएगा, ये ऊर्जा खर्च हो रही है। मान लेते हैं कि इस एलिमेंट में W1, यहाँ पे W2 और यहाँ पे W3 ऊर्जा खर्च हुई, तो कुल ऊर्जा कितनी आपने व्यय की, W1 W2 W3। अगर और भी लगे हैं तो प्लस डॉट डॉट कर देंगे, है ना। और इनके अंदर आवेश तो समान ही जा रहा है, समान आवेश हमने प्रोवाइड किया, तो ज़रा इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये W1/Q हो जाएगा, W2/Q हो जाएगा, प्लस W3/Q हो जाएगा। अगर और पद होते तो और हम कर देते इसके आगे, है ना। अब ये जो मान है इसको हम लोग कहते हैं W1 जो Q है इसको बोलेंगे V1, ठीक है। इस अंश का विभवांतर, इस अंश का विभवांतर, ये इस अंश का विभवांतर, है ना। तो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग विभवांतर हमें देखने को प्राप्त हो। ये विभवांतर किसके बराबर है, W/Q, मतलब बैटरी द्वारा दिए गए विद्युत वाहक बल के ही तो बराबर है ना। तो बैटरी ने जो अपना विद्युत वाहक बल दिया था वो परिपथ में V1 V2 V3 जगह पे खर्च हुआ जा करके, ठीक है ना। इन्हीं को हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। इन चीज़ को परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर। हम कह सकते हैं अतः V1 V2 और V3 टर्मिनल विभवांतर है,
टर्मिनल विभवांतर है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होता है वो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो टर्मिनल विभव होता है, सेल का विद्युत वाहक दर होता है और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इनमें आपस में क्या संबंध होता है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी और कितनी ऊर्जा हानि होगी, ये सब चीज़ें हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, हमने एक सर्किट ले लिया है, एक परिपथ विद्युत परिपथ बना लिया। ठीक है, इसमें हमने एक बैटरी ली है जिसका विद्युत वाहक बल E है और उसका अपना आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। ठीक है ना, और उसको हमेशा बैटरी के पीछे ही लगा देंगे। ठीक, और इस बैटरी से जो धारा ली जा रही है वो I धारा ये प्रवाहित कर रही है। ठीक है, I धारा प्रवाहित हुई और वो यहाँ पे आई। ये एक स्विच है, जब हमने स्विच जैसे प्रेस किया, ऑन किया, धारा प्रवाह शुरू। कहाँ से होके जाएगा? कैपिटल R से। अब कितनी धारा जा रही है इसको नापने के लिए हमने अमीटर का प्रयोग किया और धारा यहाँ पे आने पे बैटरी के बाहर कितनी ऊर्जा व्यय होगी, टर्मिनल विभव कितना होगा, उसके लिए मैंने यहाँ वोल्टमीटर लगाया। ये हमें टर्मिनल विभव नाप के बताया करेगा कि R के क्रॉस कितना टर्मिनल विभव है, इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, इसके लिए हमने अमीटर लगा रखा है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसको आगे। मान लेते हैं कि हमने जो बैटरी थी उसके द्वारा I धारा T समय तक प्रवाहित कराया। ठीक है ना, कितनी धारा? I धारा T समय तक प्रवाह कराया। ठीक है, जिसके द्वारा जो परिपथ था उसके अंदर क्यों आवेश प्रवाहित हुआ, कितना आवेश प्रवाहित हुआ, क्यों आवेश। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य है ना, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? W इक्वल टू EIT है ना, या आप उस टाइप से लिखना चाहते हैं, पहले Q लिख लीजिए, E इंटू Q और Q का मान है IT, तो E बराबर EIT हो जाएगा। ये बैटरी द्वारा किया गया कार्य था। ठीक है, अब बैटरी ने ये जो R परिपथ के अंदर एलिमेंट लगा था इसको कितना ऊर्जा दिया है ना, यहाँ पे कितना कार्य किया तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कि बैटरी से क्या है, बाहर, तो बाह्य परिपथ में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, इसको लिख लेते हैं WY, क्योंकि बाहर ही है ना, इसलिए WY लिख देते हैं। ठीक, कि Y क्षेत्र में कितना कार्य किया गया। अब इसका भी फॉर्मूला इसी टाइप से रहेगा। यहाँ पे टर्मिनल विभव V दिया गया है। ठीक है, I धारा जा रही है और T समय तक जा रही है, तो VIT हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये धारा यहाँ से होती हुई यहाँ से होती है, अब कहाँ जा रही, बैटरी के अंदर जा रही है ना, तो कुछ ऊर्जा बैटरी के अंदर व्यय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बैटरी का अपना आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध कहाँ से आया था, आपको याद है, जो विद्युत अपघट्य भरा था उसके द्वारा थोड़ा सा विरोध किया जाता है आवेश प्रवाह को, है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा विभव पतन हो जाता है ना। तो बैटरी का जो विभव पतन है वो लिख लेते हैं, तो है ना, बैटरी के द्वारा विभव पतन V डैश, मान लेते हैं क्या है, V डैश है, अतः बैटरी में आंतरिक ऊर्जा व्यय, बैटरी के अंदर जो ऊर्जा व्यय होगी वो भी निकाल लेते हैं, उसको लिख देते हैं W आंतरिक व्यय, है ना, W आंतरिक लिख देते हैं कि अंदर
आवेश को बैटरी के अंदर से घुमाने के लिए भी कुछ कार्य बैटरी को करना पड़ेगा, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, हमने क्या ले रखा है, V डैश ले रखा है ना, V डैश। कितनी धारा जा रही, I, कितनी देर तक जा रही, T समय तक। अब अगर हम चाहें कि V का मान क्या होगा, है ना, ये जो पतन हो रहा है I इंटू आर होगा, I इंटू आर, ठीक है। तो ये मान पुट कर देते हैं, I इंटू यहाँ पे आर कितना है बैटरी के अंदर, स्मॉल आर, इसलिए क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, है ना। और एक आई टी पहले लिखा हुआ था तो 2 बार आई टी हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो कितना वे कहाँ हो गया, अंदर साइड पे हो गया, है ना। तो बैटरी द्वारा कुल जो ऊर्जा दी गई थी वो इन 2 कामों में खर्चा होगी, एक वाय और एक आंतरिक, है ना। तो बैटरी द्वारा जो कुल वे था W बराबर डब्ल्यू वाई और प्लस W आंतरिक हो जाएगा, है ना। है बात समझ में कि नहीं। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर दें, अगर आप रखना चाहते हैं W सारे मान रख देते हैं, ठीक है। W का मान निकाल रखा है E I T, Y का मान निकाल रखा है V I T, ठीक है। इसका मान निकाल रखा है I स्क्वायर R T। तो हम देख रहे हैं कि I T एक यहाँ से I, एक यहाँ से T, सब दिखा है, कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेशन बन के आया E इज इक्वल टू V I R, ये हमारे पास एक समीकरण आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से हम टर्मिनल विभव निकालना चाहते हैं तो इसी को भी रोक लेते हैं, I R को विद्युत वाहक बल की तरफ भेज देते हैं, तो I R बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा संबंध आ गया, यहीं से हम हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जब बैटरी को यूज में ले रहे होते हैं तो बैटरी अपनी वैल्यू से कम मान हमें प्रदान करती है ना। जब हम उसको निरावेशित कर रहे होते हैं तो बैटरी की जितनी वैल्यू होती है उससे कम मान हमें वो हमेशा देती है। क्यों देती है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध भी थोड़ी सी ऊर्जा बैटरी की अंदर ही ले लेता है, जिसकी वजह से हमें बाहर ऊर्जा कम मिलती है, ठीक है। तो कभी भी बैटरी के उच्चतम मान के बराबर जो उसका विद्युत वाहक बल होता है उतना मान हमें प्राप्त नहीं होता है ना। जो हमें कम मान प्राप्त होता है निरावेशित अवस्था में उसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कब जो है जो बैटरी का विद्युत वाहक बल है और जो विभवांतर है दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो आप बताओगे जिस समय उससे कोई भी धारा नहीं ली जा रही होगी, जब वो यूज में नहीं होगी, उस पर कोई बाहरी परिपथ कनेक्ट नहीं होगा, तो उस समय जो विद्युत वाहक बल होता है वही टर्मिनल विभवांतर बन जाता है, जिस समय बैटरी यूज नहीं हो रही होती है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में I का मान 0 हो जाता है, इसीलिए V इक्वल टू R हो जाता है, सॉरी E इक्वल टू V हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग इस पे आधारित कुछ आंतरिक प्रश्न लगा लेते हैं, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़े हैं उस पर कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, बहुविकल्पी में आता है 1 मार्क्स का, अदरवाइज 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस पर बनता है, ठीक है। अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो आराम से हो जाए, ठीक है। जैसे हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। वैद्युत वाहक बल आपको जो दिया गया है वो आप जरूर लिखिए फर्स्ट टाइम, है ना। तो आपका वैद्युत वाहक बल दिया गया है 12 वोल्ट। फिर हमने देखा बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध मीन्स स्मॉल r, कितना दिया गया है 0.4 ओम है, ठीक है। और बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, ये हमसे सवाल पूछा गया कि इसमें अधिकतम कितना ले सकते हैं। तो भैया अगर हम बाहर मान लेते हैं कि कोई प्रतिरोध ही ना लगे, है ना, बाहर आउटसाइड में कोई प्रतिरोध न लगा हो, तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं उच्चतम की अवस्था। फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी तुमको पढ़ाया था, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, आपके पास हो जाएगा, है ना। हमने लिखा V इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, ये फॉर्मूला लिखा था V इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, ठीक है। अगर अब ये कैसे बनता है, जो V का मान होता है ये आता है I इंटू बाहरी परिपथ का जो मान होता है ना, I इंटू ये लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से अगर रिलेशन बनाया जाए, ठीक है, तो देखिए हमें ये पता है, ये पता है, I इधर भेज देते हैं, है ना। उच्चतम मान के लिए
उच्चतम मान के लिए आपको उच्चतम मान प्राप्त हो, इसके लिए R का मान क्या हो जाना चाहिए, कैपिटल R का मान 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जब ये 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, E = I × R बचेगा, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा, अधिकतम धारा का मान बताइए, तो यहाँ से ये अब मैक्सिमम, अब इसके आगे क्या लिख देंगे, मैक्स, ठीक है ना। तो हम I मैक्स अब यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारा फार्मूला बन गया कि I मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, E/r। अब यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, E का मान 12 है, 0.4 है, ये पॉइंट हटाया, ये बढ़ गया इधर, है ना। 4 का टेबल पढ़िए, 4 × 12 30। तो I मैक्सिमम जो आपको प्राप्त हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 30 एम्पियर की हो सकती है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम मान है जिस समय आपने R का मान क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, ठीक है ना। यही हमसे पूछा गया था कि इसे अधिकतम धारा कितनी ली जा सकती है। अगर R का मान बाह्य परिपथ का मान 0 हो जाए तो फिर उस बैटरी से 30 एम्पियर की धारा अधिकतम ली जा सकती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसी टाइप का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट की विद्युत वाहक मान वाली एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, कितना है, 3 ओम, किसी प्रतिरोधक के साथ जोड़ दिया गया, मतलब किसी R के साथ लगाया गया, तो उस समय धारा का मान आपको कितना प्राप्त होता है, 0.5 एम्पियर। तो अब आपसे पूछा है बताओ वो प्रतिरोध कितना था, एक सवाल, ठीक है। फिर दूसरा इसी में एक और सवाल जोड़ा है, कहा है कि जब परिपथ बंद है, जब परिपथ बंद है तो सेल की जो टर्मिनल विभवांतर है वो कितना है, टर्मिनल विभव, है ना, टर्मिनल वोल्टता बताओ। मतलब टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभव, है ना, मतलब V पूछ रहा है, V तो होता है टर्मिनल विभव, भी लिखाया था। तो चलिए दोनों सवाल को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या दिया है, बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया है, कितना है, 10 वोल्ट है, एक चीज हो गया। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 3 ओम, ये भी काम हो गया। इस बैटरी के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर की। कब 5 एम्पियर हो रही है, जब हमने एक प्रतिरोध, अननोन प्रतिरोध लगाया है, ठीक है। जैसे हमें ज्ञात करना है, हम R से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, V = E - I × स्मॉल r होता है ना। अब हमको कैपिटल R के पदों में काम करना है, तो हम इस V को बदल करके कैपिटल R कर लेंगे, इस IR के पद को इधर ही ले आते हैं, तो I × स्मॉल r इधर बराबर के E हो जाएगा। I दोनों जगह हमें कॉमन दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं और दूसरे पक्ष की तरफ भेज देते हैं, है ना, E/I लिख देते हैं। अब जो मान पता है वो लगा दिया जाए यहाँ पे। R का मान हमें ज्ञात करना है, स्मॉल r का मान 3 है, E का मान 10 दिया हुआ है और धारा का मान 0.5 है, ये पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, 5 से इसको भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। R का मान हमें चाहिए था, ये 20 रहा, 3 को उस साइड में भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। तो आंसर R बराबर कितना आ गया हमारा, 17 ओम, है ना। तो इसका मतलब जो उसके साथ प्रतिरोध लगाया गया है, कितने ओम का लगाया गया है, 17 ओम का लगाया गया है, ठीक है ना। अब उसी परिपथ की उसी टाइम पे क्या पूछ रहा है, टर्मिनल विभव बताओ। तो भैया टर्मिनल जो विभवांतर होता है, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर या वोल्टता भी इसको कहते हैं, V, ये होता है I × R, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, I तुमको पता ही है 0.5 की है, R तुमने निकाल रखा है 17 है ना। गुणा कर लीजिए, 5 × 7 = 35 का 5, 5 × 1 = 5 और 3 8, है ना। 5 × 7 = 35 के 5, 80 लाया 3, 5 × 1 = 5 और 3 8 पॉइंट लगा 1 के बाद, है ना। तो इसका मतलब जो टर्मिनल विभव आया वो 8.5 वोल्ट का है। बात समझ में आई कि नहीं, ये उस बैटरी के टर्मिनल विभवांतर हो गया।